नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट MMRCA टेंडर को लेकर, जिसको अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर कहा जा रहा है। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी चर्चा किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी जल्दी से ही MMRCA टेंडर को आगे बढ़ाने वाला है और ये इंडियन एयरफोर्स का पहला प्रायोरिटी होने वाला है। लेकिन फिर भी इस टेंडर को लेके अभी कुछ इशू सामने आ रहे हैं। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने यह बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को अभी फाइनलाइज किया जा रहा है, यानी कि ASQR रिक्वायरमेंट को अभी फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसको 2022 की जून या जुलाई तक कंप्लीट किया जाएगा। अब ASQR यानी कि एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट वो पैरामीटर होने वाले हैं जिनको बेस करके आगे चल के इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट को सिलेक्ट करने वाली है। अब आप सोचिए कि अगर अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये फाइनल नहीं किया गया कि उनको MMRCA टेंडर में खरीदे जाने वाले फाइटर जेट के अंदर कौन कौन सी खूबियां चाहिए, तो ये टेंडर अभी तक कितना आगे बढ़ा है। अभी अगर इंडियन एयरफोर्स 2022 की जून से पहले भी अपनी एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज कर लेता है, तो उसके बाद RFP को इशू करने में और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू करने में लगभग 1 साल लग जाएगा और फिर टेक्निकल और कमर्शियल इवैल्यूएशन को करने में हमको कम से कम 2 साल लग जाएंगे। यानी कि 2024 से 2025 से पहले भी MMRCA टेंडर को फाइनल नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल नेगोशिएशन को कंप्लीट करने के बाद डील को साइन करने में कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं कि किसी भी कीमत पर अगर MMRCA टेंडर को 2025 से 2026 के बीच फाइनल कर लिया जाता है, तब भी इस डील के साइन होने के कम से कम 36 महीने के बाद ही पहली एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जाएगा। यानी कि अगर इसी स्पीड में हम लोग चलते हैं तो 2029 के बाद ही MMRCA टेंडर में फाइनल किए गए फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। और अगर हम 2030 के आसपास नए इंपोर्टेड 4.5 जनरेशन फाइटर को अपने एयरफोर्स में शामिल करते हैं, तो ये कोई भी बहुत अच्छी आइडियल चॉइस नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तो हम अपनी खुद की 4.5 जनरेशन फाइटर को इंडक्ट कर सकते हैं, अपनी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर सकते हैं, जो कि वर्तमान MMRCA टेंडर में ऑफर किए गए किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर होने वाला है और इसकी RCS भी इनके मुकाबले थोड़ा कम होने वाला है। या फिर अगर रशिया हमें इसी टाइमलाइन के अंदर ही अपनी Su-75 यानी कि चेकमेट फाइटर जेट को ऑफर करता है, तो उसको भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी जिस स्पीड में हम लोग जा रहे हैं, इस स्पीड में जब तक MMRCA टेंडर में सिलेक्ट किए गए फाइटर जेट्स को हमें डिलीवर करना शुरू किया जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा, तब तक 2035 से 2040 तक का टाइम हो जाएगा और तब तक नए 4.5 जनरेशन फाइटर को इंडक्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनने वाला है। अगला अपडेट राफेल फाइटर जेट्स को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसमें से अभी तक फ्रांस की तरफ से भारत को 30 राफेल जेट को डिलीवर किया जा चुका है, जिनको अंबाला और हसीमारा एयरबेस में 2 स्क्वाड में डिवाइड करके डिप्लॉय किया जा चुका है। और बाकी बचे राफेल को भारत को अप्रैल 2022 तक डिलीवर करने की बात अभी की गई है। वैसे पहले ये खबर सुनने को मिला था कि 2022 की जनवरी तक ही भारत को फ्रांस की तरफ से सभी राफेल जेट को डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फ्रांस की तरफ से बताया जा रहा है कि चाइनीज रायते की नई वेरिएंट फैलने की वजह से राफेल की सप्लाई चेन से जुड़े हुए कुछ कंपनी बंद रखे गए हैं, जिस वजह से इसके डिलीवरी शेड्यूल यहाँ पे थोड़ा डिले होने वाला है। साथ ही आपको पता होगा कि फ्रांस की तरफ से अभी भारत को आखिरी 6 राफेल को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ डिलीवर करने की बात सामने आई है, जबकि पहले प्लान किया गया था कि फ्रांस की तरफ से सिर्फ एक ही राफेल को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ भारत को डिलीवर किया जाएगा और बाकी बचे राफेल को भारत में अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन अभी बाकी बचे सभी 6 राफेल को फ्रांस की तरफ से अपग्रेड करके भारत को डिलीवर किया जाएगा। तो अभी 6 राफेल को अपग्रेड करने में थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, जिस वजह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी डिलीवरी अभी 2 से 3 महीने के आसपास डिले होने वाला है। अगला अपडेट भारत और मालदीव्स की तरफ से है।
आईएनएस की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और मालदीव्स के बीच अब एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का फैसला किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज इक्विवरीन होने वाला है और ये इस एक्सरसाइज का 11th एडिशन होने जा रहा है, जिसको 6 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मालदीव्स की कधो आइलैंड पर करने का प्लान किया गया है। आज इंडियन आर्मी की तरफ से एक टीम को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए मालदीव्स के लिए रवाना किया जा चुका है। ये एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें मेनली दोनों देशों की मिलिट्रीज की तरफ से इस बार काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा और इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशन है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। पिछली बार इस एक्सरसाइज को 2019 में किया गया था और तब इसको भारत में हमारी आयुध मिलिट्री स्टेशन में कंडक्ट किया गया था, जो कि पुणे में मौजूद है। अगला अपडेट मलेशियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके है। आप सबको ये बात पता होगा कि अभी मलेशियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भारत की तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज्यादा है। पहले इसमें पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि मलेशिया की तरफ से पाकिस्तान से चाइनीज JF-17 को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन आखिरी में मलेशिया की तरफ से बताया गया था कि अभी जो फाइनल शॉर्टलिस्ट बनाया गया है उसमें JF-17 का नाम नहीं है। इसके बाद इसमें तेजस के सिलेक्ट होने की चांसेस काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन अभी टर्की की तरफ से बात बताया जा रहा है कि टर्की की तरफ से अभी मलेशिया को अपनी हुरजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को ऑफर करने का फैसला किया गया है। टर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री के असिस्टेंट जनरल मैनेजर डॉक्टर तमिल कोटिल की तरफ से बताया गया कि बहुत ही जल्द वो हुरजेट को मलेशिया को शिफ्ट करने वाले हैं, जिसके बाद शायद वो इसकी एक डेमो मलेशिया को दिखाने का फैसला कर चुके हैं। पहले भी टर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से बताया गया था कि 2022 की शुरुआत में हुरजेट की ग्राउंड ट्रायल को शुरू किया जाएगा और फिर मार्च 2023 में इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने कायम रखा गया था और ज़्यादा से ज़्यादा 2025 तक वो इसको ऑफिशियली मैन्युफैक्चर करने के लिए यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने वाले थे। और अभी टर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर मलेशिया की तरफ से हुरजेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है और उनको 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, तो 18 में से पहले 3 एयरक्राफ्ट को छोड़ के बाकी बचे 15 एयरक्राफ्ट को टर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से मलेशिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात यह है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट अभी टर्की की तरफ से मलेशिया को ऑफर किया जा रहा है, ये अभी तक एक आर्म्ड एयरक्राफ्ट नहीं है। फिलहाल ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि अभी तक बना नहीं है, लेकिन बनने के बाद भी ये सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ही होने वाला है और 2027 के बाद ही टर्की की तरफ से इसकी एक आर्म्ड वेरिएंट को टेस्ट करने का फैसला किया गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस जेट की सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है, क्योंकि सेम टेंडर में अभी तक जितने भी फाइटर जेट को मलेशिया को ऑफर किया गया है वो सभी के सभी फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन हुरजेट की बात करें तो ये 2027 से पहले वेपन को फायर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।